गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट कर चुकी थी। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए जब आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हो बेसिक्स की, तो आपने देखा होगा इसमें आपकी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, आप जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो एसिड है चाहे बेस है, ठीक है, चाहे वो आपके सॉल्ट्स हैं, उनकी आप नेमिंग कैसे करते हो, यही सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस कैसे होती हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से बैलेंस करना होता है, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को फॉर्मूला कैसे दिया जाता है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है इंट्रोडक्शन। देखिए सबसे पहले जॉन जेकब बर्जीलियस, ठीक है, इनको आप फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिमार्केबल वर्क किए थे केमिस्ट्री की फील्ड में। जॉन डाल्टन सर थे, हाँ उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी बहुत, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम था, लेकिन इन्होंने जो सिस्टम दिया था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। इन्होंने किया क्या था कि जो पर्टिकुलर आपके चारों तरफ सिंबल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको आप किस तरीके से सिंबल्स देते हो, किस तरीके से उसको इंडिकेट करते हो, यही सारी चीजें उन्होंने बताई थी। ठीक है, देखिए अगर आप उनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बात करें तो 1779 में एक काफी एजुकेटेड फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया, एमडी की डिग्री रिसीव करी। ठीक है, और उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल एंड फार्मेसी में अपॉइंट किया गया। ठीक है, वो स्टॉकहोम में थे। ठीक है, और क्योंकि इनका केमिस्ट्री में काफी ज्यादा हिडन जो इंटरेस्ट था वो काफी ज्यादा था, तो इस फील्ड में उन्होंने काफी ज्यादा काम किए। टोटल 250 पेपर्स लिखे अपनी लाइफ की जर्नी में। ठीक है, सिंबल्स कैसे दिया जाता है, फॉर्मूले कैसे दिए जाते हैं, इन सब का में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इन्हीं की वजह से जो आपका सीरियम है, सेलेनियम है, सिलिकॉन है, थोरियम है, ये सारे जो सब्सटेंस है ये इंट्रोड्यूस किए जा सके। ठीक है, डिस्कवर किए जा सके। ठीक है, अलग अलग टर्म सच एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोथर्म, एलोट्रॉपी, कैटालाइसिस, ठीक है, प्रोटीन, पॉलीमर्स, हेलोजेंस, इन सब के बारे में इन्होंने ही बताया था। ठीक है, इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास वगैरह क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन के जो लॉज हैं वो क्या क्या है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बात करें तो वाटर बाथ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है, आपका डिसिकेटर्स कैसे होता है, वॉश बॉटल्स क्या होते हैं, फिल्टर पेपर, रबर ट्यूबिंग, इस, ठीक है, और ब्लो पाइप टेक्निक, ये सब इन्हीं की देन है। ठीक है, और 1848 में बर्जीलियस पास्ट अवे। ठीक है, और इन्हीं की याद में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने इनके ऑनर में एक मेडल स्टार्ट किया देना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की। जब आप लैंग्वेज की बात करते हो तो हम देखते क्या है कि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिससे हम आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जब आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करो या हमारी भी बात करो, तो जब हमें अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग्स को, अपने जो भी हम सोचते हैं उनको हमें एक्सप्रेस करना है, तो उसका जो मीडियम है वो क्या है, आपका लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करने का जो तरीका है। ठीक है, या फिर हम आप ये देखें कि जो अलग अलग कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, जो भी हम सोच रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जब आप केमिस्ट्री के बारे में बात करते हो तो इसमें हमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स, मिक्सचर, इन सबसे डील करना पड़ता है। ठीक है, और जब हम इनको आपस में, फॉर एग्जाम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्टडीज की जा रही हैं तो हमें आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और जब आप इन केमिकल चेंजेस को, इन रिएक्शंस को, इन सबको स्टडी करते हो तो ये बहुत ज्यादा बल्कि हो सकता है, कंबरसम प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब आप देखोगे कि एक ही केमिकल रिएक्शन में ढेर सारे सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, है ना, तो इस चीज को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एक मेथड बनाया, एक प्रोटोकॉल बनाया। ठीक है, जिसके थ्रू हम अलग अलग सब्सटेंसेस को प्रॉपर नेमिंग करते हैं, रिएक्शंस को, जो केमिकल चेंजेस वगैरह हो रहे हैं उनको हम एक रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, हम ताकि उनको इजीली समझ सकें, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप एलिमेंट्स की बात करो तो टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं और सबको अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है, सबको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ना। तो इन्हीं सिंबल्स को स्टडी करना, इस फॉर्मूले को स्टडी करना, ये जो उनके केमिकल इक्वेशंस ये जो बना रहे हैं उन सबको स्टडी करना, ये सारी चीजें आती हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। पूरा पैराग्राफ पढ़ के देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। देखिए, जब आप आसपास जितने भी चेंजेस हैं उनको देखते हो तो बेसिकली आप उनको टू कैटेगरी में डिवाइड करते हो, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज तो आप नॉर्मली दिखा देते हो, लेकिन जब आप केमिकल चेंज की बात करते हो तो पर्टिकुलर केमिकल चेंज को हम कन्वीनियंटली समझ सके, रिप्रेजेंट कर सके, उसके लिए हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, जब आप केमिकल चेंज में आप देखते हो तो जो उनके जो नेम है, जब उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है तो ये भी आपकी काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, कम्बरसम एक्टिविटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। इसीलिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को उनकी शॉर्टेस्ट नोटेशन में लिखा जाता है। ठीक है, अब वही शॉर्टेस्ट नोटेशन एंड फॉर्मूला, सिंबल्स जो हैं वो शॉर्टेस्ट नोटेशन है। ठीक है, किसी भी एटम के लिए, एलिमेंट के लिए। ठीक है, और जनरली वो आपका एक लेटर हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो सकता है। ठीक है, देखिए बर्जीलियस ने एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाया था, एक बहुत ज्यादा सिंपल सा सिस्टम बनाया था जिसके थ्रू हम अलग अलग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट उन्होंने क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नेम के फर्स्ट लेटर से, वो भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बोरोन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, यूरेनियम है, वेनेडियम है, सल्फर है। ये इस टाइप के सब्सटेंसेस हैं जिनको उनके नेम के फर्स्ट लेटर, वो भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेकंड, इन केस ऐसा होता है कि आपके जो सब्सटेंसेस हैं वो क्लैश करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, बोरोन एंड ब्रोमीन दोनों क्लैश कर रहे हैं, कार्बन कैल्शियम क्लैश कर रहे हैं, क्योंकि बोरोन एंड ब्रोमीन को तो हम दोनों को बीबी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गन है और सैनिक है, ए से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, उनके नेम का नेक्स्ट लेटर ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, सेकेंड लेटर जो रहेगा वो स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम के लिए AL, जिसमें ए कैपिटल लेटर, L स्मॉल लेटर। ठीक है, और सैनिक में AS, ए कैपिटल लेटर, S स्मॉल लेटर। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वेल, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल उनके लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक नेम से लिया जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका सोडियम, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दैट इज द नेम ऑफ द सोडियम इन ग्रीक लैंग्वेज इज नाट्रियम। तो सिंबल क्या ले लिया गया, Na। पोटेशियम के लिए कैलियम, आयरन के लिए फेरियम। ठीक है, क्यूप्रम। तो ये सारे हैं जो आपने कहते हैं कि गोल्ड के लिए ऑरियम। तो ये क्या है, इनके लैटिन, जर्मेनियम और ग्रीक नेम है, उनसे इनके सिंबल्स लिए गए हैं। ठीक है, ये तो बात कर रही थी हमने एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स को हम किस तरीके से सिंबल्स में। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आपका एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल रहता है एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। और ये जो फॉर्मूला होता है इसमें आप बताते हो कि कितने, उसमें कितने एलिमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल लें, जैसे ऑक्सीजन गैस या ओजोन। ऑक्सीजन में 2 एलिमेंट है, 2 एटम है ऑक्सीजन के। वहीं ओजोन में बात करें तो 3 है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O2। ओजोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O3। ऑक्सीजन में बात करें तो 2 ऑक्सीजन के एटम है, ओजोन में बात करें तो 3 ऑक्सीजन के एटम है। वहीं अगर आप वाटर की बात करो तो उसका फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है।
गेटिंग माई पॉइंट। तो जो फॉर्मूला होता है ये बताने के साथ साथ कि वो किस किस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, साथ ही साथ वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट किस रेशियो में कंबाइंड है। बात समझ में आई। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बात करें तो H2SO4 जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी क्या होता है, शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ये इस चीज के साथ साथ कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है उस मॉलिक्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है वैलेंसी। वैलेंसी की बात करें तो चाहे आप मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करो या कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात करते हो, ठीक है, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी वाटर के लिए बात करी, H2O, हाइड्रोजन हमेशा 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम हमेशा एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइंड होंगे, मीन्स 2:1 का रेशियो अगर उनके नंबर की बात करें तो। ठीक है, तो ये हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग एटम की अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिए हम बात करें, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी। इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ये आप ऑक्सीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप हाइड्रोजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप क्लोरीन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये कैसे हम उसे आगे देखेंगे। अगर आप ऑक्सीजन के फॉर्म, हाइड्रोजन के फॉर्म में बात करते हो तो किसी भी पर्टिकुलर एटम से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइंड हो सकते हैं, तो वो जो नंबर होगा वो नंबर उस एलिमेंट के लिए क्या कहलाएगा, वैलेंसी। ठीक है, क्लोरीन के फॉर्म में बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर एटम से या एलिमेंट से कितने क्लोरीन के एटम कंबाइंड हो सकते हैं, वो जो नंबर होगा वो कहलाएगा वैलेंसी। किसी भी पर्टिकुलर एटम के साथ जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड हो सकते हैं उस नंबर का हाफ कहलाएगा आपका वैलेंसी। ठीक है, चलिए जैसे HCl है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के हम देखिए क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। H2O वाटर के साथ, वाटर है, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। NH3 अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 3, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3। मीथेन बनाने के लिए, CH4 बनाने के लिए कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइंड है, 4, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। बात समझ में आ रही है। आई होप इट इज क्लियर। Still you are facing any doubt, write down in comment section, definitely I will solve your doubt. Okay, देखिए some most of the element do not combine with hydrogen। कुछ ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते, तो वो क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि हम हाइड्रोजन पे देखते हैं, लेकिन सारे सब्सटेंस तो ऐसे नहीं है जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होंगे जो आपके क्लोरीन के साथ कंबाइन होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे। तो जब आप क्लोरीन के लिए बात करोगे, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, क्योंकि उसके पास भी क्या रहता है, उसके पास सिंगल चार्ज रहता है, तो कितने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम उसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, वो जो नंबर रहेगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। ठीक है, जब आप ऑक्सीजन की बात करते हो तो क्योंकि जो वैलेंसी रहेगी, जितने ऑक्सीजन नंबर उससे कंबाइंड हो रहे हैं उसका जस्ट डबल। एक ऑक्सीजन तो डबल, 2 ऑक्सीजन तो डबल। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। फॉर एग्जाम्पल MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन रहा है तो मैग्नीशियम के साथ कितने ऑक्सीजन है, 1, तो Mg की जो वैलेंसी होगी क्या हो जाएगी, जस्ट। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आयन और रेडिकल। ठीक है, जब आपका एक पर्टिकुलर सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करें या गेन करें, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका चार्ज बनता है, जो आयन बनता है, दैट इज योर कैटायन, या फिर आप इसको पॉजिटिव आयन भी कहते हो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वहीं आप अगर देखें आपका कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऐसा है जो एक 1 और मोर देन 1
इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप का जो आयन बनता है उसको आप नेगेटिव आयन और एनायन कहते हो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ एटम ऐसे होते हैं जो आपस में इस तरीके से बाउंड होते हैं कि वो एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक साथ लूज और गेन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन, या फिर आप उसको रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, ठीक है, क्लोराइड है, ये सारे आपके क्या है, आयन। इनके ऊपर जो चार्ज रहता है उसके बेसिस पे आपकी जो वैलेंसी रहती है वो मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, ठीक है, ये हो सकते हैं। देखिए, जैसे कुछ आपके आयन ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर सिर्फ सिंगल चार्ज आता है, या फिर आप ये कह सकते हो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो एटम्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, अमोनियम, ये सारे क्या है, मोनोवैलेंट है। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोर देन वन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके टू और मोर देन टू वैलेंसीज उनके ऊपर कन्वर्ट, मींस टू इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेंगे या लूज करेंगे। इस टाइप के जो सब्सटेंस रहते हैं उनको हम कहते हैं डाईवैलेंट। कुछ ऐसे रहते हैं जो थ्री को भी करते हैं तो उनको हम बोल देंगे ट्राईवैलेंट। ठीक है, जैसे टेट्रावैलेंट होता है बट उसमें क्या होगा, वो एक साथ ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे ना ही एक साथ गेन करेगा। ठीक है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे जब हम बॉन्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी की हम क्या बात करते हैं, देखिए कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को वन और टू मोर देन टू मींस इनर शेल से भी रिलीज कर देते हैं और मल्टीपल टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, और इस टाइप के जो सब्सटेंसेस की अगर आप बात करो तो ये जो आउटर मोस्ट शेल रहती है उसको वैलेंस शेल, और उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शेल से भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट। ठीक है, तो इस टाइप की जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे आयरन है, आयरन आपका +2 भी शो करता है जब ये आपकी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब ये आपका पेनल्टीमेट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो आपका +3 टाइप का आयन बनाएगा। तो इस टाइप की जो वैलेंसी होती है, जो मोर देन वन टाइप की वैलेंसी रखते हैं, इस टाइप के सब्सटेंस वैलेंसी को बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, अब ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे मेटालिक आयन जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो उनकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है, मींस उनसे जो आयन बनेंगे उनकी नेमिंग कैसे की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, जैसे आयरन था वो +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा, लेकिन उनकी नेमिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो उसकी नेमिंग के लिए सिस्टम क्या है कि इन केस अगर आपका सब्सटेंस ऐसा है कि जिसकी वैलेंसी लोअर है, जैसे आयरन की कंडीशन में हमने क्या देखा, +2, तो उनका जो सफिक्स होगा बेटा वो हो जाएगा अस। जैसे Fe क्या है, आयरन है। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर +2 वैलेंसी शो करेगा तो फेरस, सफिक्स क्या आ जाएगा, अस। लेकिन अगर ऐसा चार्ज है जिसके ऊपर हायर वैलेंसी है तो उसके ऊपर जो सफिक्स आएगा वो हो जाएगा इक। क्लियर, तो अस एंड इक। चलिए हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है +1 एंड +2 की। जब +1 की शो करेगा तो कॉपरस, एंड जब +2 की शो करेगा तो क्यूप्रिक। क्लियर, इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।